तो ऑल्टरनेटिव वाला हाइपोथेसिस जैसे अगर इसमें देखेंगे टू टिल्ट तो वैल्यू क्या होगी, अगर वैल्यू बड़ी होगी तो भी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी तो भी नल रिजेक्ट होगा और छोटी होगी तो भी रिजेक्ट होगा। जबकि ये वाली जो टेस्ट है इसमें या तो अगर वैल्यू बड़ी है ऑल्टरनेटिव की तभी एक्सेप्ट होगा, उससे छोटी वैल्यू होगी तो नली हाइपोथेसिस ट्रू रहेगी, और इसमें अगर छोटी रहेगी तो ही एक्सेप्ट रहेगी। इसलिए ये क्या है, वन टेल्ड टेस्ट है, और ये टू टेल्ड मतलब बड़ा भी होगा छोटा भी होगा तो भी मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू विद टू स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन ही एक्सेप्ट करेंगे नल में। तो इसलिए ये टू टेल्ड है, ये वन टेल्ड है, ये दोनों टेस्ट। ठीक है, तो अपन इसमें देखेंगे सिर्फ वन टेल्ड वैल्यू देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, ये है पी वैल्यू, ये वन टेल्ड के लिए इसकी वैल्यू कितनी लिखी है 0.003, और अपन ने किस सिग्निफिकेंस लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं 0.05। तो ये वैल्यू 0.05 से छोटी है कि बड़ी है, छोटी है, तो फिर क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे, एग्जैक्टली रिजेक्ट ही करेंगे ना। अगर 0.05 से बड़ी है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे, अगर 0.05 से छोटी है तो अपन रिजेक्ट करेंगे ना, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया ना, सिग्निफिकेंस लेवल से कम है वैल्यू, तो कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, मतलब जो 95% पे अपन ले रहे थे उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस से अपन कह सकते हैं, इवन अपन 99% कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट यहाँ पर? ठीक है, तो अपन को सिर्फ यही वाली वैल्यू देखिए 0.05 से छोटी है वैल्यू वन टेल्ड के लिए। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अपनी क्या थी, अपन ने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दी, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो अपन टेस्ट कर रहे थे कि जो अपना सोशल अवेयरनेस है, जो अपन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तंबाकू के क्या नुकसान है, वो सक्सेसफुल हो गया। इसका मतलब है कि लोगों ने जो उन्होंने अवेयरनेस की उसका उन पे जागरूकता का असर पड़ा है, ये ऐसे टेस्ट हो जाएगा। समझ में आके कोई डाउट है कहीं पे? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई क्योंकि पी वैल्यू इज लेस देन 0.05, क्योंकि अपन 95% कॉन्फिडेंस लेवल या 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे टेस्ट कर रहे हैं। यहां तक तो सबको क्लियर है ना? ठीक है, तो अब ये सेम टेस्ट अपन आर लैंग्वेज पे रन करेंगे। आर स्टूडियो में ओपन कर दीजिए आपके, तो आर स्टूडियो इंस्टॉल्ड है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो आर स्टूडियो ओपन कर लिया सबने, जो लोग लैपटॉप लाए? पहले अपन इंपोर्ट डेटा सेट करेंगे, यहाँ पे डेटा सेट इंपोर्ट करेंगे जो अपनी पेयर ट्री टेस्ट की फाइल है फ्रॉम एक्सेल, ठीक है ना? ठीक है, ब्राउज पे जाएंगे और जहां पे आपने फाइल कॉपी की है ना पेयर ट्री टेस्ट की, उसको ओपन करेंगे। डेस्कटॉप ऐड ऑन टेस्ट पेयर ट्री, ये ओपन करेंगे। फाइल तो हमेशा एक्सेल पे ही बनाना है, क्योंकि एक्सेल में क्या है कि इजी भी है और आप उसको मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं। अगर आप इसमें डालेंगे आर में तो फिर आप एक्सट्रैक्ट करने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए जब भी जो भी अपन डेटा टेबुलेट करेंगे, जो डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको हमेशा एक्सेल पे ही अपन को अपलोड करना है। ठीक है, तो ये डेटा अपना आ गया, जो वहां से था एक्सेल से, उसको एज हमने यहाँ पे ले आ गए। ठीक है, इसको इंपोर्ट बटन दबाया तो किया। फिर मैंने एक आर लैंग्वेज की जो जितने भी कमांड्स है ना, उसकी एक फाइल बनाई रख दी हुई है, वो भी आपको आर PRT आर नाम से .r, उसको भी ओपन कर लीजिए। तो ये कमांड टाइप करने का दिक्कत नहीं आएगा, वहां पे सेव्ड है सारे कमांड। टेस्ट और PRT.r है, pair_t_r, इस नाम से मैं व्हाट्सएप की थी कि अगर PRT करना है तो उसका क्या कमांड लगेगा इस वाली फाइल का, मैं अभी इसको समझा देता हूँ। ये रहे कमांड्स। तो जब भी अपन को PRT रन करना है, देखिए अपन ने वन सैंपल टी टेस्ट रन किया था तो भी t.test था, जब इंडिपेंडेंट सैंपल किया था तो भी t.test था, और पेयर्ड किया तो भी t.test। तो बस अंतर ये आया कि यहाँ पे पेयर्ड इक्वल्स टू ट्रू लिखा है, इसका मतलब है कि अब वो PRT टेस्ट रन करेगा जो आर लैंग्वेज में जब करना है। अगर ये पेयर्ड इक्वल्स टू ट्रू नहीं लिखेंगे तो कौन सा टेस्ट रन करेंगे, वन सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट रन करेगा। और अगर अपन यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू लिख देंगे, कोई वैल्यू डाल देंगे और सिंगल वेरिएबल डालेंगे, तो अपने आप वन सैंपल टी टेस्ट रन करेगा। ओके, तो टी टेस्ट पहला वाला क्या है, पेयर टी इस फाइल का नाम है जो अपन ने इंपोर्ट किया, जो डेटा सेट अपन ने इंपोर्ट किया है ना, उसका नाम है। जैसे पेयर टी, फिर $, प्री अपना जो फर्स्ट वेरिएबल है पेयर टी में, आप देखेंगे
जो पहला वाला वेरिएबल है ना वो उसका नाम है, इसलिए हमेशा डॉलर साइन यूज करते हैं जब भी किसी भी वैल्यू वैल्यू करना है। तो पेयर टी अंडरस्कोर जो भी फाइल का आप नाम देंगे वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अपना नाम भी दे सकते हैं। अगर आप इंपोर्ट करते समय मैं आपका नाम दे देता हूँ तो आपका नाम आता, फिर डॉलर साइन, फिर प्री कॉमा पेयर टी, फिर से फाइल का नाम देंगे, फिर डॉलर साइन पोस्ट जो सेकंड वेरिएबल है, प्री वेरिएबल एंड पोस्ट वेरिएबल, पहले प्री लिखेंगे फिर पोस्ट वेरिएबल लिखेंगे, फिर कॉमा ऑल्टरनेटिव। ये बताइए क्यों आया यहाँ पे ऑल्टरनेटिव इक्वल्स टू ग्रेटर, क्योंकि ऑल्टरनेटिव ट्रू थी अपनी। क्योंकि जो अपनी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनी है वो ग्रेटर वाला अपन को लेना है। वन टेल्ड टेस्ट, अगर इसको नहीं यहाँ मेंशन करेंगे तो कौन सा टेस्ट रन कर देगा, टू टेल्ड टेस्ट रन कर देगा। अगर अपन अल्टरनेटिव इक्वल्स टू लेस लिख देंगे तो ऑल्टरनेटिव जिसमें लेस है उस वाला टेस्ट रन कर देगा। आप देखेंगे ऑल्टरनेटिव में ग्रेटर, अगर आप इसको खोलिए मैं फाइल को, ये बनाया हुआ सिंबल, ये वाला सिंबल कौन सा ग्रेटर है, क्योंकि जो अपन ने ऑल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस का कॉम्बिनेशन किया था उसमें ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर साइन वाली थी, इसलिए ग्रेटर वहां मेंशन करना है। उसको अपन बता रहे हैं कि बेसिकली ये टेस्ट करना है, टू टेल्ड टेस्ट नहीं लगाना, वन टेल्ड टेस्ट लगाना है जिसमें ग्रेटर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, इसलिए ऑल्टरनेटिव इक्वल्स टू ग्रेटर लिखा हुआ है यहाँ पे। बस इसके बाद इसको लिख के और रन कर देना है। तो आप इसमें देखेंगे पी वैल्यू कितनी है, 0.003, जितनी एक्सेल का आई थी सेम आई है। तो अपन फिर से रिजेक्ट कर देंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब है कि जो प्री थी, मतलब जो पुरानी वैल्यू थी, जो ज्यादा लोग तंबाकू खाते थे वो कम हो गई, जो बाद वाली वैल्यू वो कम है, ये बता रहा है ऑल्टरनेटिव ट्रू होने का मतलब ये है। सब यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है। अब इसको सेम टेस्ट अपन एचपीएसएस में भी रन करेंगे। बाकी चीजें मैंने छोड़ दी, जैसे ये कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि अपना पी वैल्यू से काम हो जाएगा। जो अपन को नल ऑल्टरनेटिव का करना है उतना काम हो जाएगा इससे। तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है। हाँ ठीक है, ओके। आपका नेट ऑफ है मुझे लगता है। ठीक है, तो अपन इसको एसपीएसएस में रन करते हैं। एसपीएसएस में अपन को फाइल लोड करनी है, पहले तो फाइल इंपोर्ट नहीं से करनी पड़ेगी। डेस्कटॉप, यहाँ पे फाइल टाइप में जरूर एक्सेल कर दीजिएगा, नहीं तो वो शो नहीं करेगा। फाइल टाइप में एक्सेल जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो अपन फाइल जिससे इंपोर्ट कर रहे हैं डेटा वो एक्सेल टाइप है ना। तो उसको एड ऑन टी टेस्ट और पेयर टी, इसको ओपन कर दीजिए। ये अपने आप ओपन हो जाएगी। यहाँ तक सबके में ओपन हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसमें अपन को कहा जाना है एनालाइज, ओपन हो गई ना सबसे में। फिर कंपेयर मीन्स, और ये पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, एनालाइज कंपेयर पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, ये मेंशन है यहाँ पे। इसको क्लिक कर दीजिए तो ये वाला बार आ जाएगा। यहाँ पे प्री में अपन लेंगे वेरिएबल 1 और पोस्ट में लेंगे वेरिएबल 2 और ओके कर देंगे, तो ये अपना पेयर टी टेस्ट रन हो गया एसपीएसएस में। आप इसमें देख सकते हैं एक चीज है कि एसपीएसएस क्यों अच्छा नहीं है, एक तो पैसे तो लग ही रहे हैं, साथ में इसमें क्या होता है वन टेल्ड टेस्ट नहीं बताता। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, टू टेल्ड टेस्ट चलाना पड़ेगा, उसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो ये जैसे 0.007 आया, एक तो ये 5 डिजिट तक नहीं बता रहा है, दूसरी चीज आपको उसको खुद डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। एसपीएसएस में कई सारी प्रॉब्लम्स है। जो बेटर वर्जन है वो 8 सबसे बेस्ट है, क्योंकि अपडेटेड है, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अपने लिए सबसे अच्छा एक्सेल है क्योंकि ऑलरेडी होता है, तो अलग से सीखने की भी झंझट नहीं है, उसमें वहीं पे ही आ जाएगा। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ किसी को कोई डाउट है? 0.007 आई तो 0.5 से 0.05 से नीचे है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में अपन ने लिया हुआ था कि पहले न्यू प्री, मतलब जो पहले थी वो वैल्यू ज्यादा है पोस्ट से, इसका मतलब पहले ज्यादा लोग तंबाकू खाते थे, बाद में कम खाते हैं। हमारे सोशल अवेयरनेस कैंपेन के बाद ये प्रूव हो गया। तो यहाँ तक अपन ने तीनों में रन कर लिया, एक्सेल में, आर लैंग्वेज में और एसपीएसएस में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? फिर अपन वन एनोवा की तरफ मूव करेंगे इसके बाद। कोई डाउट नहीं?
जब भी अपन, क्योंकि टी टेस्ट की एक लिमिटेशन है कि टी टेस्ट हमेशा दो वैल्यूज में ही कंपेयर कर पाता है मैक्सिमम, क्योंकि मीन्स कंपेयर कर रहा है। तो इसके बाद एक जो नई मेथड आई थी वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, कि अपन वेरिएंस निकाल लेते हैं और उससे दो से ज्यादा कितने भी ग्रुप्स हो, 100 ग्रुप भी हो तो भी आप कंपेयर कर पाओगे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का यूज करके। तो जब भी दो से ज्यादा ग्रुप है, अपन कौन सी मेथड यूज करते हैं? एनोवा मेथड यूज करते हैं। सीधे अपन डायरेक्टली एग्जांपल पे ही आते हैं। जैसे कि अगर अपन को दो क्लास की हाइट कंपेयर करनी है या मास कंपेयर करनी है, तो अपन को 2 सैंपल टी टेस्ट रन करना पड़ेगा। बट अगर दो से ज्यादा क्लास रन करनी है तो एनोवा का यूज करना पड़ेगा, वन वे एनोवा का, क्योंकि एक ही कैटेगोरिकल हाइट पर अपन ले रहे हैं और क्लास वाइज ही उनका कैटेगरी डिफाइंड है। तो वन वे एनोवा यूज करेंगे। टू वे एनोवा कब यूज करेंगे ये बता देते हैं फिर से। वन वे एनोवा में जो डेटा यूज होता है वो वन वे क्लासिफाइड डेटा होता है। वन वे क्लासिफाइड डेटा उसको बोलते हैं जब किसी, जैसे अगर अपन हाइट ले रहे हैं, जो अपना वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हाइट है, ठीक है। तो अपन जो जिन बच्चों का लिया है वो एक ही तरीके से नोन होते हैं, जैसे उनके सेक्शन या क्लास, सेक्शन या क्लास, जैसे सेक्शन ए बी सी डी या क्लास ले लो। एक तरह से उन बच्चों का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ? एक तो इस बेस में क्लास या सेक्शन में वो। दूसरा अपन कर सकते हैं नेशनैलिटी से भी कर सकते हैं, किसी और कंट्री का ले लिया। फॉर एग्जांपल अपन ने बता दिया कि 6th क्लास का बच्चा है, 6th क्लास का बच्चा है जो कि इंडिया से है और उसकी हाइट है 4 फीट, राइट। और सेम 6th क्लास का बच्चा है जो कि नेपाल में, जिसकी हाइट है 3.5 फीट। तो जो ये डेटा हुआ ना, ये टू वे क्लासिफाइड डेटा हुआ। मतलब हाइट का अपन ले रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही है, बट उसकी दो आइडेंटिफिकेशन है। एक तो उसकी क्लास भी चेंज भी हो सकती है कि 7th क्लास का है या 8th क्लास का, क्लास भी चेंज होगी और नेशनलिटी की चेंज होगी। मतलब वो डेटा पे जो वेरिएबल जो चेंज हो रहा है उसके टू वे क्लासिफिकेशन है, एक उसकी क्लास सेक्शन, दूसरी उसकी नेशनलिटी। जब ऐसा डेटा आता है तो अपन टू वे एनोवा यूज करते हैं, ठीक है। अब वो उसको देखते हैं। इसके बाद पहले अपन वन वे एनोवा में एग्जांपल लेंगे। बेसिकली हमने मार्क्स लिए, एक क्लास ली जिसमें 4 सेक्शन है और 4 सेक्शन के अपन को कंपेयर करने हैं कि जो 4 सेक्शन के बच्चे हैं वो एक ही जैसे मार्क्स लाते हैं कि कोई मार्क्स में उनका डिफरेंस है। मतलब एक क्लास में होशियार बच्चे हैं और बाकी क्लास में होशियार बच्चे नहीं है। ये अपन को बेसिकली अपना रिसर्च क्वेश्चन है। अपन को देखना है कि फॉर एग्जांपल एमए फर्स्ट सेम के बच्चे हैं, अगर वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड है तो 4 सेक्शन के बच्चों का मार्क्स है वो इक्वल है या कोई एक सेक्शन में होशियार बच्चे। तो अपन जो डेटा अपन ने लिया लगभग 113 स्टूडेंट्स का लिया और आपके डेटा अनइक्वल भी हो सकता है। जब अपन मीन्स कंपेयर करेंगे हो सकता है कि एक क्लास में 22 बच्चे, एक में 14, एक सेक्शन में, तीसरे सेक्शन में 29 है, एक सेक्शन में 48 बच्चे, ठीक है। तो इस टेस्ट को अपन रन करेंगे, एनोवा टेस्ट को। जो हाइपोथेसिस बनेगी, नल हाइपोथेसिस को क्या बनेगी? नल हाइपोथेसिस हमेशा वो हाइपोथेसिस बनती है जिसमें कोई मेन डिफरेंस नहीं है, मतलब कोई अंतर नहीं है। जो अपन क्या मान के चलेंगे, इस क्लास के बच्चों के जितने एवरेज मार्क्स हैं बगल वाले सेक्शन के भी उतने ही है, उसके बगल वाले सेक्शन के भी उतने ही है, सब सेक्शंस के मार्क्स इक्वल है। पर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगी? कि सब सेक्शंस के मार्क्स इक्वल नहीं है। गलत बोला। और कोई वैसे तो ये बनेगी कि नल हाइपोथेसिस ट्रू नहीं है, बट हो सकता है ना कि म्यू ए नॉट इक्वल्स टू म्यू बी, बट म्यू बी इक्वल्स टू म्यू सी इक्वल्स टू म्यू डी। मतलब 4-5% पॉसिबिलिटी बन जाएगी। हाँ, वही इसकी तो फिर काफी सारी एल्टरनेट है। एग्जैक्टली, इसलिए पोस्ट हॉक एनालिसिस रन करते हैं ना, वो तो मुझे बता दो। इसलिए तो हम अल्टरनेटिव मेंशन नहीं कर सकते। नल हाइपोथेसिस तो एक ही बनेगी और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बन सकती है कि म्यू ए नॉट इक्वल्स टू म्यू बी बट म्यू बी इक्वल्स टू म्यू सी इक्वल्स टू म्यू डी। एक पॉसिबिलिटी तो ये बन सकती है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि म्यू ए इक्वल्स टू म्यू बी बट नॉट इक्वल्स टू म्यू सी, नॉट इक्वल्स टू कुछ भी कर दो, तो ऐसी 5-6 पॉसिबिलिटी तो बन ही जाती है ना। तो बेसिकली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अब ये एनोवा टेस्ट अपन तो सिर्फ इतना बता देगा कि वेदर नल हाइपोथेसिस जो अपनी है चारों इक्वल है, ये ट्रू है या नहीं ट्रू है। फिर वो बाद में बात है कि अपन को बाकी मीन्स को कंपेयर करना है, तो उसका तरीका पोस्ट हॉक एनालिसिस है, वो अपन इसके बाद रन करेंगे, ठीक। तो अब डेटा खोल लीजिए, वन वे एनोवा करके है, फॉर एक्सेल करके मैंने लिखा है, क्योंकि चारों में अपन को डेटा जो एनोवा में रन करना है तो अलग अलग तरीके से भरना है।
मतलब अगर आर में लगाना है तो थोड़ा सा अलग तरीके से डालना पड़ेगा, एनोवा और एक्सेल में रन करना है तो अलग तरीके से। पहले आप वन वे एनोवा फॉर एक्सेल करके फाइल भेजी थी मैंने, उसको ओपन कर लीजिएगा। इसमें देखेंगे अपन वो 4 सेक्शन के बच्चे हैं और उनके मार्क्स हैं कि ग्रैंड टोटल मार्क्स किसने कितने साल भर में स्कोर किए हैं। ठीक है, वन वे एनोवा फॉर एक्सेल, वन वे एनोवा फॉर एक्सेल, 1W एनोवा फॉर एक्सेल, ये करके फाइल खोल लीजिए आप। ठीक है, फिर अपन सेम टैब पे जाएंगे डेटा, ऊपर से फिर डेटा एनालिसिस, और यहां पे लेंगे अपन एनोवा सिंगल फैक्टर और ओके कर देंगे। इनपुट में पूरी रेंज लेंगे ए से लेके पूरी नीचे तक डी तक, देखिएगा ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे 49 तक है वैसे, तो 49 तक पूरी सेलेक्ट करके सारे चारों को सेलेक्ट करके विद कैरेक्टर एबीसीडी, मतलब हाँ विद कैरेक्टर, वो अपन लेबलिंग का ऑप्शन है ना यहाँ देखिए यहाँ पे, जिसको बोलेंगे लेबल इन फर्स्ट रो, तो इसको टिक कर लीजिए क्योंकि उसमें फिर लिख के आ जाएगा ना कि ए सेक्शन की कितने हैं, बी सेक्शन की कितने हैं, फिर एक सेकंड लिखते हैं। अल्फा वैल्यू अपनी 95% कॉन्फिडेंस लेवल या 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल पे ही टेस्ट हो रही है, ठीक है ना। और इसका जो आउटपुट आएगा वो न्यू वर्कशीट में दे, अगर आप चाहें इसी वर्कशीट में तो यहाँ आउटपुट रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं, तो अपन न्यू वर्कशीट में ही लेंगे और ओके कर देंगे। ये अपनी एनोवा की वैल्यू आ गई। यहाँ पे अपन को वैसे वैल्यूज तो बहुत सारी है कि सम स्क्वायर क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, मीन स्क्वायर क्या है, एफ टेस्ट की वैल्यू क्या है, एफ क्रिटिकल क्या है, बट ये सब वैल्यूज अपन को कोई अपने काम की नहीं है। मेन काम की वैल्यू अपनी सिर्फ पी वैल्यू है। अगर पी वैल्यू आप देखेंगे तो 1.475 ई रेज टू पावर 05 लिखा है, इसका मतलब है कि वैल्यू मतलब 1 के पहले 5 जीरो और लगाओ, मतलब वैल्यू कितनी छोटी वैल्यू हो गई है। जब भी ई आ जाए समझ जाना कि अपनी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। इसका मतलब है कि बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यू, जितनी ज्यादा ये रेज की पावर हो जाएगी -16 -18, इसका मतलब है कि बहुत सिग्निफिकेंटली ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अपनी ये बात ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या थी, ट्रू का क्या मतलब निकला कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, बस। इसके अलावा अभी ये नहीं पता कि कौन सी वाली ट्रू है, ठीक है ना, ये तो अपन को पता नहीं कि कौन सा वाला कॉम्बिनेशन ट्रू है। तो इसके बाद एक पोस्ट हॉक एनालिसिस होती है, वो एक्सेल में रन नहीं करती है, तो यहाँ पे एक्सेल का एक लिमिटेशन है। तो अपन को इसको डेटा को कहां ले जाना पड़ेगा, या तो आर में या एचपीएसएस में। तो पहले देखते हैं किसका है, पहले एचपीएसएस में चलते हैं। ठीक, एचपीएसएस में ओपन करिए एचपीएसएस, ये जो बॉक्स बना हुआ है यहां से लोड करिए फाइल। यहां तक सब लोग कैचअप कर रहे हैं ना, कोई रुक गया हो तो मैं रुक जाऊंगा। यहां तक हो गया ना, ओपन कर लिया, यहां पे ओपन करिए, इसको फिर से एक्सेल करिए, एनोवा, ये याद रखिएगा कि यहाँ पे वन वे एनोवा फॉर एचपीएसएस वाली ओपन करनी है, क्योंकि एचपीएसएस में एनोवा का डेटा अलग तरीके से जाएगा। इसको ओपन करिए, फिर मैं बता। एचपीएसएस में डेटा जैसे आपको याद होगा कि जब अपन 2 सैंपल टी टेस्ट इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट रन कर रहे थे, तो अपन ने जो वेरिएबल था डिपेंडेंट उसको डाला था, और जो बगल में ग्रुपिंग वेरिएबल था 1 और 2 करके डाला था, किसी को याद है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि मोर देन 1 ग्रुप, 1 2 3 4, मसलन यहाँ पे ऐसे आ गया 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। अब चाहे तो अपन इसको लेबलिंग कर सकते हैं, आपको याद होगा। वेरिएबल व्यू में जाइए, वैल्यूज पे जाइए, क्लास पे आइए, यहाँ पे वैल्यू 1 को लिख सकते हैं अपन, लेबल लिख रहे हैं, वैल्यू 1 को लेबल कर सकते हैं अपन ए, इसको ऐड कर दीजिए। वैल्यू 2 को अपन लेबल कर सकते हैं एच डी, या सेक्शन डी भी लिख सकते हो आप, बड़ा बड़ा, थोड़ा टाइम ज्यादा हो आपके पास तो, क्योंकि इतना सुंदर सुंदर लिखेंगे तो आपके फाइनल टेबल में भी लिख के आएगा सेक्शन सी, सेक्शन ए बी। फिर जब आप रिसर्च पेपर में पब्लिश करेंगे तो बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे आप, तो बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। इसकी जब फुर्सत हो तो आराम से इसमें सेक्शन सी, सेक्शन डी वही डालें, क्योंकि क्या है कि एचपीएसएस में अपन वैसे वैल्यू इनपुट नहीं कर सकते वहां टेबल पे, वो न्यूमेरिकली वैल्यू लेगा, ठीक है। तो अपन इसको चारों पर डिफाइन कर दिया, एबीसीडी 1 जहां लिखा है उसको ए माने, जहां 2 लिखा है उसको बी माने, जहां 3 लिखा है उसको सी माने, जहां 4 लिखा है उसको डी माने, ठीक है। और इसको ओके कर देंगे। फिर डेटा व्यू में आइए, जब आप ऑलरेडी मैंने क्लिक किया, ये वाले क्या है, ये आपको जैसे अभी 1 2 3 4 जैसा ओरिजिनल डेटा है, जिसको क्लिक करेंगे
तो ये लिख के आ जाएगा यहाँ पे ए बी सी डी आ जाएगा, जैसे क्लासिफिकेशन अपन ने किया हुआ है। ठीक है, अब अपन को एनालाइज करना है वन वे एनोवा, तो एनालाइज पे ही जाएंगे, फिर से कंपेयर मींस पे ही जाएंगे, और वन वे एनोवा का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा? एग्जैक्टली, मार्क्स ही अपना डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और एक्चुअल में जो ग्रुपिंग वेरिएबल होता है उसको एनोवा में फैक्टर बोलते हैं, जैसे वन वे एनोवा को बोलते हैं वन फैक्टर एनोवा, टू वे एनोवा को बोलते हैं टू फैक्टर एनोवा, क्योंकि टू टाइप्स वो क्लासिफाइड है, दो चीजों उसमें क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे फैक्टर पे अपन लेंगे क्लास। ठीक है, और यहाँ पोस्ट हॉक पे जाएंगे, पोस्ट हॉक ओपन करिए और यहाँ टूकी पे टिक कर दिया। टूकी एचएसडी किसी साइंटिस्ट का नाम है जिसने टूकी, यहाँ पे जाएंगे पोस्ट हॉक पे, कुछ कंफ्यूजन? मार्क्स में डिपेंडेंट क्लास डिपेंडेंट में लेंगे मार्क्स और फैक्टर में लेंगे क्लास। किसी और कोई डाउट है? मैं वहीं आके देख लूँ। आजकल चल रहा है, आज आपने बहुत देख लिया, चल किया। टूकी पे क्लिक करेंगे और जो अपना टूकी वाला जो होगा, जो पोस्ट हॉक एनालिसिस होगी, वो भी 0.05 सिग्निफिकेंस से देखेंगे। इसको कंटिन्यू करिए और ओके दबा दीजिए। तो एक तो पहली चीज है कि इसने एनोवा तो दे ही दिया, जो अपना एज इट इज आएगा। एनोवा की वैल्यू क्या लिखी है? ये लिखिए सिग्निफिकेंस वैल्यू, ये लिखिए। अब इसमें क्या 3 डिजिट नंबर बता रहा है, इसका मतलब 0, इसका मतलब कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो गई। बट अब ये नहीं पता कि चारों अनइक्वल है, कि 2 अनइक्वल है, कि 3 अनइक्वल है, ये पोस्ट हॉक बताएगा। जब आप पोस्ट हॉक ओपन करेंगे तो देखिएगा तो कौन सा पोस्ट हॉक में देखिए कितनी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है। ठीक है, 1 2 ठीक है, ये तो लेस देन 0.05 हो गया ना। ठीक है, तो कितनी वैल्यू है? कौन कौन सी? बी सी का कॉम्बिनेशन, एक तो बी सी का कॉम्बिनेशन हो गया, एक बी डी का कॉम्बिनेशन हो गया। सेम आप देखोगे ना यहाँ पे, तो सी बी का कॉम्बिनेशन हो गया और सी डी का कॉम्बिनेशन हो गया। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो डी बी का कॉम्बिनेशन हो गया और सी डी का कॉम्बिनेशन हो गया। किसी ने बोला कुछ? कुछ नहीं बोला। तो इससे हमारे को क्या पता चल गया? कोई बता सकता है? इसका मतलब है कि इसने क्या किया, 2 सैंपल टी टेस्ट रन किया है, हर 2 क्वांटिटी, मतलब ए बी सेक्शन को मिला इस सेक्शन और एक बगल वाले सेक्शन का 2 सैंपल टी टेस्ट करा, और उसकी सिग्निफिकेंस वैल्यू क्या आई है? जैसे अगर बी सी का लिया है तो सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 से ज्यादा आई, तो मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई बी सी की। तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई तो क्या हो सकती है? नल हाइपोथेसिस क्या होगी? म्यू बी और म्यू सी इक्वल है। यहां तक समझ पाए? क्यों? क्योंकि बी और सी की जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट, मतलब मोर देन 0.05 है, तो नॉट सिग्निफिकेंट है, इसलिए नल हाइपोथेसिस इसकी रिजेक्ट नहीं हुई। यहां तक समझ में है? ठीक है, तो सेम म्यू बी और डी का क्या हुआ, ये भी 0.05 से ज्यादा है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि म्यू बी और डी बी इक्वल है। और तीसरा कौन सी क्लास में? सी बी की देखेंगे तो वो भी ज्यादा है, सी बी और सी डी की देखेंगे तो वो भी ज्यादा है। तो एक चीज अपन को कंफर्म हो गई कि 3 क्लास के बच्चे एक होशियार के हैं और ए वाले थोड़े हटके हैं। अब हो सकता है कि ज्यादा है कि कम है, वो मैं अभी जब प्लॉट करेंगे, अपन बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करेंगे आगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें ये समझ में आ रहा है, अपन ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं पोस्ट हॉक एनालिसिस के बाद, कि जो सेक्शन बी सी डी वाले बच्चे वो एक इक्वल मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, एक जैसे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं एट 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल पे। मतलब उनके अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे जाएंगे तो लगभग उनके मार्क्स सेम है। ठीक है ना? बट जो ए सेक्शन के बच्चे वो इधर होशियार है या कम होशियार है, ये नहीं पता कि क्या है, मतलब ये कंफर्म है कि अनइक्वल है, इतना कंफर्म है। जब अपन बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो सेम कमांड को अपन रन करेंगे आर लैंग्वेज की। ठीक है, आर लैंग्वेज खोलिए आपने, इंपोर्ट डेटा सेट पे जाएंगे, अच्छा हाँ इसको एग्जिट करना पड़ता है, भूल जाता। ठीक, ये खुल गया लैंग्वेज के लिए। इंपोर्ट डेटा सेट पे जाइए, ब्राउज करिए, इसमें एक फाइल है वन वे एनोवा करके, ये आर लैंग्वेज, जिसमें कुछ नहीं लिखा वो आर लैंग्वेज की फाइल है। इसको ओपन करिए,
बेसिकली क्या है कि इसमें वन वे एंड इसमें ये बताने के लिए मैंने उसको अलग फाइल लिखी है कि इसमें आप चाहो तो एबीसीडी एज ए टेस्ट छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको 1 2 3 4 करना पड़े, क्योंकि एचपीएसएस क्या करता है कि वैल्यू कैरेक्टर में नहीं लेता, उसको नंबर में ही चाहिए हर चीज, तो वहां पे आप लेवल अलग से करते हैं, यहाँ पे आप चाहो तो कैरेक्टर में डाल दो। तो ये आर लैंग्वेज की खासियत है, ठीक है। इसमें सारा डेटा जो आपका है वो एबीसीडी करके ऐसे क्लासिफाइड है, मतलब सेक्शन सी में कितने मार्क्स आए हैं, सेक्शन सी का तीसरा बच्चा उसके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। और इसको इंपोर्ट कर लीजिए, तो ये आपका एक फाइल क्रिएट हो गई x1w_n, ये डेटा सेट हो गया, 113 लोगों के मार्क्स है और 2 वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल उनका ग्रुपिंग वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको चाहो तो आप खोल भी सकते हो। यहाँ से दिख रहा है एक मार्क्स है 113 बच्चे में, दूसरे सेक्शन है, देखिए सेक्शन वाइज क्लासिफाइड है। अब एक फाइल जो मैंने जिसमें आर कमांड सेव कर रखे थे, तो उसको भी लोड कर सकते हैं, आप चाहो तो टाइप कर सकते हो, यहाँ नीचे टाइप हो जाएगी पूरे कमांड, बट टाइप करने में टाइम लगता है तो अपन टाइप की कमांड ही सीधे सीधे ले लेंगे। एनोवा वन वे एनोवा आर, इस फाइल को खोलेंगे वन वे एनोवा आर करके, ये देखिए ये सारी कमांड है। अपन इसमें बॉक्स प्लॉट वाला कमांड रन करेंगे, तो आप कमांड पे जाइए, फिर पहले कमांड समझाते हैं। जो बॉक्स प्लॉट है ये वो ऑपरेशन है जिसमें बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करता है, ठीक है। x1w एनोवा ये डेटा सेट का नाम है, x1w एनोवा का कौन सा वेरिएबल, मार्क्स। पहले आपको कौन सा देंगे, जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसको लेना है, तो मार्क्स लिख दिया, $साइन मार्क्स टिल्डा, फिर से डेटा सेट x1w एनोवा सेक्शन $साइन सेक्शन। मसलन क्या क्या हुआ है कि पहले आप डिपेंडेंट वेरिएबल टिल्डा ग्रुपिंग वेरिएबल दोनों को आपने लिख दिया, xlab और ylab इसलिए डाला गया कि अगर ये आप नहीं डालो चाहो तो इसके बिना भी चला सकते हो, बट x और y एक्सेस पे क्या लिखना है वो अपन ने डाल दिया, ये x एक्सेस पे सेक्शन लिख देना और y एक्सेस पे मार्क्स लिख देना। अगर इसके बिना चलाओगे आप यहाँ तक भर चलाओगे तो ये जो x1w एनोवा मार्क्स लिख देगा इधर पे और ऊपर लिख देगा x1w एनोवा सेक्शन, तो वो गंदा दिखेगा क्योंकि अपन को कॉपी भी करना है अपने लिए, तो ये मेंशन कर रहा है कि लिखना क्या है। इसको रन करिए, ये बॉक्स प्लॉट आ गया, ये कॉपी भी हो जाएगा, जितनी भी चीजें है ना कि कॉपी करके आप अपने रिसर्च पेपर में पब्लिश कर सकते हो। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए तो बॉक्स प्लॉट क्या बताता है, बॉक्स प्लॉट ये जो 20 की लाइन है ये मीन बताता है कि जो मीन वैल्यू क्या है उस क्लास के जो बच्चों की मीन मार्क्स क्या है वो ये है। तो आप देखोगे BCD के लगभग इक्वल है और A के ज्यादा है, तो अपन ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि A के बच्चे ज्यादा होशियार है। और जो बॉक्स प्लॉट की ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन है वो फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल बताता है। फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब ये है कि जब आप डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिवाइड करोगे तो पहले से आखिरी के डेटा का मीडियन क्या आएगा और बीच से लास्ट की डेटा का क्या मीडियन आएगा। मतलब अगर उसको नॉर्मल टर्म्स में कहते हैं तो 25th या 75 परसेंटाइल क्या है, 25th परसेंटाइल के अगर आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो जो 25वीं वैल्यू है, अगर 100 वैल्यू है तो 25वीं जो वैल्यू है उसको ले लेगा और जो 75 की वैल्यू है वो थर्ड क्वार्टाइल होगा, 75th परसेंटाइल। इसको बोलेंगे थर्ड क्वार्टाइल और इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। और जो ये बताता है, जो ये बता रहा है, ये बता रहा है आउटलायर्स। आउटलायर्स मतलब डेटा में आउटलायर्स कम से कम होने चाहिए। आउटलायर्स मतलब कि हो सकता है एकदम से एक बच्चा बिल्कुल 2000 में 2000 ला रहा है और एक बच्चा 0 ला रहा है, तो इसमें आउटलायर्स बहुत है, मतलब डेविएशन ज्यादा है, डिस्पर्जन ज्यादा है, वेरिएंस ज्यादा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है इस डेटा में। तो इसमें कितना कम है, सी के बच्चे लगभग एक जैसे उसके हैं दिमाग के, मतलब कोई बहुत ज्यादा होशियार नहीं है, बहुत कमजोर भी नहीं है, बट ए के बच्चे देखो, अब ए में बहुत कमजोर बच्चा भी और बहुत होशियार बच्चा भी। तो ये क्या शो कर रहा है, ये 100% का है और ये 0% है, मतलब जिसके सबसे कम मार्क्स आए और जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए, तो ये भी शो कर रहा है। तो बॉक्स प्लॉट लगभग सब चीजें बता देता है और इसलिए पोस्ट हो गए हैं, जैसे आप देखोगे तो BCD एक्सेप्ट हो गए क्योंकि ए के बच्चे थोड़ा ऊपर है, मतलब हो सकता है कि आप इसको कम 95% लेवल ले रहे हैं कॉन्फिडेंस लेवल पे, अगर कम कॉन्फिडेंस लेवल पे लेंगे तो हो सकता है ए भी आ जाएगा, क्योंकि बहुत अंतर नहीं है बट अंतर है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। फिर अपन इसमें एनोवा कमांड रन करेंगे। एनोवा का जो कमांड, ये क्या करना है अपन यहाँ पे, ये अपन एक फाइल क्रिएट करना है, एक डेटा सेट, यहाँ पे एक डेटा सेट क्रिएट हो जाएगा। उस डेटा सेट का आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये एनोवा लिखना है ना, यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। और ये वाला जो ऑपरेशन इसके बाद लगा हुआ है ना, ये क्या कर रहा है कि आप जो ये कैलकुलेशन करोगे इस डेटा सेट में सेव कर देना। ये डेटा सेट आप देखना यहाँ क्रिएट हो जाएगा। तो क्या ऑपरेशन करना है, एओवी का मतलब है एनोवा आर लैंग्वेज में। फिर मार्क्स की एक्चुअली क्या, यहाँ पे अपन डेटा लास्ट में डिफाइन कर रहे हैं,
कि X1W डेटा सेट को उठाओ यहां से और उसमें जो मार्क्स वेरिएबल है टिल्डा सेक्शन, मतलब मार्क्स को सेक्शन के अगेंस्ट एनोवा कर दो, मार्क्स को सेक्शन के अगेंस्ट एनोवा कर दो, ये बताना है ऑपरेशन। कॉमा डेटा, डेटा ये बात है, ठीक है। और जैसे इसको आप स्किप करोगे यहां पे आप आओगे और इस वाले को रन करोगे आप जैसी कमांड को, तो यहां पे देखिए एनोवा नाम से ये बन गया डेटा, ये बन गया सबसे ऊपर बन गया ना, ये एनोवा नाम से डेटा सेट क्रिएट हो गया, ठीक है। इसमें अपना एनोवा का रिजल्ट आ गया, सीधी बात है। तो उधर लिस्ट ऑफ 13 पे होगा। कहां पे? क्योंकि उसमें एनोवा के डेटा है ना, मैं बोल रहा हूँ नीचे इसलिए, क्योंकि आपको डेटा वेरिएबल थोड़ी है, एनोवा आपका रिजल्ट है। किसी भी चीज को, किसी भी फाइल को ओपन करना है ना, समरी कमांड है यहाँ पे। मसलन अगर आपको ये वाली पेयर टेस्ट फाइल खोलनी है तो आप किसी भी कमांड के पहले समरी लिखेंगे, ब्रैकेट में आप कोई भी डेटा सेट डालोगे, पूरा डेटा सेट आ जाएगा आपके सामने। तो अभी अपन को कौन सा चाहिए? एनोवा वाला, जिसमें अपना एनोवा वाला डेटा फीड किया है। तो इसको कॉल कैसे करेंगे? समरी ब्रैकेट में एनोवा, इसको रन कर दीजिए। ये आ गया नीचे एनोवा की वैल्यू। क्या आई थी वैल्यू? वही है 1.48 रेज टू द पावर माइनस 0.05, मतलब 1 के पहले 5 जीरो। इसका मतलब है कि नल हाइपोथेसिस अपनी रिजेक्ट हो गई, मतलब कि चारों मीन्स इक्वल है। अब इसमें पोस्ट होकर एनालिसिस और रन करेंगे। पोस्ट ऑफ एनालिसिस का कमांड अच्छा उसके नीचे हो। अच्छा इसमें है नहीं, मैंने अलग से लिख दिया होगा। पोस्ट ऑफ एनालिसिस का कमांड है 2 की HSD ब्रैकेट में जो भी आपने क्लास का नाम दिया है, अब इसको एनओवा में आप टाइप करेंगे, सॉरी आर लैंग्वेज में 2 की HSD ब्रैकेट में जो उस फाइल से आपने एनोवा डेटा सेव किया, अपन ने यहाँ एनोवा डेटा से सेव किया तो अपन उसको ले लेंगे और इसको रन कर दीजिएगा। ये आ गया। तो आप जैसे देखेंगे ना, अपन ने SPSS में किया था, BA का क्या है, अभी तो उसमें सिग्निफिकेंट वैल्यू कौन कौन सी है, ये रहा P एडजस्टेड। तो इसमें देखो 3 वैल्यू पर सिग्निफिकेंट है, CB, DB और DC। यहाँ काम घट भी गया है, वहां पे वो ज्यादा कॉम्बिनेशन बना रहा था, इसने इतनी कॉम्बिनेशन बनेंगे। वहां पे अपन बाकर चेक कर रहे थे ना, 6 वैल्यू चेक किया, 3 दिए। तो कौन कौन से? CB, DB और DC। तो इसका मतलब समझ में आएगा कि न्यू जो मार्क्स हैं C, B और D 3 क्लास के सेम है, एक एक अलग है। इसलिए वो देखो A रिजेक्ट हो गई है नल हाइपोथेसिस, बाकी 3 की एक्सेप्ट हो गई है वैल्यू इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया। अपन ने 1 वे एनोवा डिस्कस कर लिया, अब अपन डिस्कस करेंगे 2 वे एनोवा, जो 2 वे क्लासिफाइड डेटा के लिए। तो उसकी हमने क्या किया है कि 5 बच्चे लिए और उनके 4 सब्जेक्ट के मार्क्स लिए हुए। अच्छा, 2 वे एनोवा में भी 2 तरह का डेटा होता है। एक तो ये है नॉन रिपीटेटिव वाला डेटा, मतलब एक बार एक बच्चे के हिस्ट्री में मार्क्स दिए तो 58 आए, अब दोबारा उसी ए बच्चे से हिस्ट्री नहीं दिलवाई कि फिर से हिस्ट्री के मार्क्स दें, तो वो रिपीटेटिव डेटा होता है। उसका एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है, मैं बताऊंगा। फिर उसमें अपन रिलेशन कैलकुलेट कर पाते हैं कि स्टूडेंट और हिस्ट्री ऐसा हो सकता है क्या कि ए बच्चा हिस्ट्री में अच्छा है, बी बच्चा ज्योग्राफी में अच्छा है, सी बच्चा इकोनॉमिक्स में अच्छा है। उसका एग्जांपल अभी क्रिएट नहीं होता, अपन उसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज अपन 2 वे एनोवा नॉन रिकरिंग वाला लेंगे एग्जांपल। तो वो यही एग्जांपल है, इसमें अपन 5 बच्चे थे और उनके क्या क्या मार्क्स आए और क्या क्या सब्जेक्ट में मार्क्स आए वो अपन ने हमें इनपुट किया हुआ है डेटा में। तो इसमें क्या होगा कि 2 तरह की रिसर्च क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला रिसर्च क्वेश्चन बन जाएगा कि उसके हर सब्जेक्ट में मार्क्स एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स में मार्क लगभग इक्वल, मतलब वो बच्चा होशियार है। कुछ बच्चे होशियार होते हैं ना, उनके उसके हिस्ट्री में भी अच्छे, ज्योग्राफी में भी अच्छे, केमिस्ट्री में भी अच्छे, उनके हर सब्जेक्ट में अच्छे। दूसरा हो जाएगा कि 5 बच्चे के मार्क्स इक्वल है एक सब्जेक्ट में, मतलब ऐसा होगा कि टीचर ही इजी मार्किंग कर रहा है कि हिस्ट्री में उसके मार्क्स अच्छे हैं 5 बच्चे के, बट केमिस्ट्री में खराब है 5 बच्चे के मार्क्स। ये दूसरी ये सब्जेक्ट क्या है कि मतलब हिस्ट्री के मार्क्स इक्वल्स टू ज्योग्राफी के मार्क्स इक्वल्स टू इकोनॉमिक्स के मार्क्स इक्वल्स टू सोशियोलॉजी के मार्क्स। और पहली नल हाइपोथेसिस बनी कि 5 बच्चे के नंबर इक्वल है। ठीक है, मतलब ये बच्चों वाली नल हाइपोथेसिस है और ये सब्जेक्ट्स वाली नल हाइपोथेसिस है। यहां तक सबको क्लियर हुआ? ठीक है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेम बनेगी कि जो A1 है वो नॉट ट्रू है और A2 है वो नॉट ट्रू है। ये सेम नल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगी।
अभी अपन एक चीज जो यहाँ छूट रही है वो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे कि इन दोनों का क्या रिलेशन है। मसलन कि कोई बच्चे का किसी एक सब्जेक्ट में ज्यादा मतलब इन दोनों जो कैटेगरीज है क्या इनमें कोई रिलेशन है क्या, कि हिस्ट्री में ए बच्चा अच्छा है, केमिस्ट्री में बी बच्चा अच्छा है, ज्योग्राफी में सी बच्चा अच्छा है। ये अपन लेंगे अगली क्लास में। तो इस वाले क्लास को रन करते हैं, इसको अपन ओपन करेंगे एक्सेल के लिए। तो 2-वे एनोवा करके एक एक्सेल फाइल है, इसको ओपन करिए। ये वाली फाइल ओपन हो जाएगी। इसमें 5 बच्चे के मार्क्स हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन जाएंगे डेटा पे, डेटा एनालिसिस पे, विदाउट रेप्लिकेशन वाला चूज करना है। विदाउट रेप्लिकेशन मतलब एक सब्जेक्ट के अपन ने 2 बार मार्क्स नहीं लिए सेम बच्चे के। अगर विद रेप्लिकेशन लेंगे तो अपन वेरिएंस दोनों फैक्टर्स में भी शो कर सकते हैं। कोई डाउट है आपको? 2-वे एनोवा फॉर एक्सेल 2-वे एनोवा फॉर एक्सेल नाम की एक फाइल होगी, मैंने कल व्हाट्सएप की, मिल गई? ओके, तो वहां पे आप डेटा एनालिसिस पे जाइए, डेटा एनालिसिस, एनोवा 2 फैक्टर विदाउट रेप्लिकेशन सेलेक्ट करिए। ओके कर दीजिए। इनपुट रेंज में पूरा सेलेक्ट करना है, ए से लेके A6 और ई तक सारी फाइल E6 तक। लेबल सेलेक्ट कर लेंगे, जो ऊपर वाली रेंज है वो लेबल है और बीच में मार्क्स है। अल्फा वैल्यू 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल पे है और न्यू वर्कशीट में ही आउटपुट देगा और ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे तो 2-वे एनोवा का आपके पास डेटा आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो दोनों पी वैल्यूज हैं वो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। -0.06 है, e⁻⁻06। इसका मतलब है कि दोनों पी वैल्यू बहुत छोटी है। इसका मतलब तो सी वैल्यू छोटी है। ये तो नहीं दोनों रिजेक्ट, बेसिकली इसमें क्या है कि दोनों नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। बिल्कुल सही। इसका मतलब है रोज मतलब क्या है, रोज में क्या था, रोज में क्या था, स्टूडेंट्स थे, 5 स्टूडेंट्स, और कॉलम्स में क्या थे, सब्जेक्ट्स। रोज में क्या गया, कॉलम्स में आ गया, दोनों के नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, इसलिए 0.05 से वैल्यू स्मॉल आ रही है, ठीक है। अब अपन इसको आर में लेंगे और एक्सप्रेसेस में लेंगे, वहां पोस्ट हॉक एनालिसिस और करेंगे, ठीक है। तो आप आर में स्टार्ट करेंगे पहले। आर स्टूडियो ओपन करिए, वहां पे इंपोर्ट डेटा सेट पे जाइए, फ्रॉम एक्सेल लीजिए, ब्राउज करिए। 2-वे एनोवा नाम की एक फाइल होगी, 2-वे एनोवा, इसको ओपन कर लीजिए और इंपोर्ट कर लीजिए। जब भी अपन आर के लिए डालेंगे तो ऐसे करने का डेटा एक्सेल में भी मार्क्स डालेंगे, वो उसका स्टूडेंट का सेक्शन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिमिलर कैसे डालेंगे। फिर आपकी आर की फाइल और ओपन कर लीजिए। पहला कमांड अपन रन करेंगे। यहाँ पे देखिए पहला बॉक्स प्लॉट किससे ड्रॉ करना है, मार्क्स वर्सेस स्टूडेंट। डेटा अपन ये वाला उठाना है, एक्स डब्ल्यू एनोवा वाला। इसको जैसे आप रन करोगे एक बॉक्स प्लॉट ड्रॉ हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स का बॉक्स प्लॉट है, क्योंकि मीन मार्क्स क्या है, 4 सब्जेक्ट है, ये दिए हुए हैं। और साथ में इनका क्वार्टाइल, फर्स्ट थर्ड क्वार्टाइल्स का दिया हुआ है कि मार्क्स में क्या डिफरेंस है। ये समझ में आ रहा है कि डी वाला बच्चा एक सब्जेक्ट में बहुत पुअर है और एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, बट बाकी देखो सी लगभग एवरेज की परफॉर्मेंस इसी बीच में है। तो आप इसमें एक चीज देख सकते हो कि 3 बच्चों की परफॉर्मेंस लगभग एक जैसी है। कौन से 3 बच्चों की एक जैसी है? इनके मीन बराबर तो सेम जब पोस्ट हॉक एनालिसिस रन करेंगे तो इसी ट्रू होगा। जब आप रन करेंगे तो पता चल जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ कि अपन चार्ट से भी ये चीज पता कर सकते हैं, बट ये अपने पता करने के लिए जब अपन को पब्लिश करना है तो वो मेंशन करनी पड़ेगी पूरी टेबल पोस्ट हॉक रन करके। सेकंड वाला रन करिए तो ये सब्जेक्ट का ड्रॉ हो गया कि मतलब ये किसी एक बच्चे के मार्क्स इतने ज्यादा है इकोनॉमिक्स में, किसी के इतने कम है, और मीन नीचे आता है। मतलब एक ही बच्चा बहुत होशियार है, मीन देखो कितना नीचे आ रहा है, थर्ड क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टाइल के पास आ रहा है। इसका मतलब है कि कोई एक बच्चे के मार्क्स बहुत ज्यादा है
बाकी सबके लगभग एक बराबर है और कम है, ये समझ में आ रहा है इससे। सिमिलरली इसमें सारे बच्चों के लगभग ऊपर ही है, इसलिए देखिए आउटलायर एक भी नहीं आया इसमें। तो ये ज्योग्राफी में है, ये हिस्ट्री में, इसमें भी लगभग आप देखेंगे मीन 2 सब्जेक्ट्स का तो बराबर दिख रहा है मेरे को। क्या बोल रहा हूँ? ज्योग्राफी हिस्ट्री में इसका मतलब है ना कि कोई आउटलायर नहीं है, कोई आउटलायर नहीं है। मतलब किसी को बहुत ज्यादा मार्क्स। हाँ एग्जैक्टली, मतलब जो जो इसका फोर्थ और थर्ड क्वार्टर है वो साथ में मर्ज कर रहा है, कोई इतना ज्यादा नहीं है कि वो उसको सिग्निफिकेंटली शो करे, मतलब डेटा बहुत ज्यादा वेरिएंस नहीं शो कर रहा है, इससे ही पता चल रहा है वो साथ में ही मार चुके हैं ऐसे। ठीक है, तो लगभग 2 सब्जेक्ट्स में तो मार्क्स बराबर लग रहा है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में, और इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी का भी मीन है बट ज्योग्राफी से काफी दूर है, इतना समझ में आ रहा है अपन को बॉक्स प्लॉट से। ठीक है, तो अपन 2-वे एनोवा रन करेंगे। 2-वे एनोवा का कमांड कैसे देना है, ये अपन ने फाइल का नाम रखा है एनोवा 2, इसमें फीड का देगा अपना एनोवा का डेटा, एओबी मार्क्स वर्सेस, मार्क्स अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है जैसे वहां पे हाइट थी, और यहाँ पे स्टूडेंट प्लस सब्जेक्ट, जैसे वहां पे कंट्री और क्लास, यहाँ पे स्टूडेंट और सब्जेक्ट, कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है कौन सा स्टूडेंट लेना है, कॉमा डेटा कौन सा उठाना है जो हमने इंपोर्ट किया था x2w एनोवा, उस डेटा को यहाँ पे ले और एनोवा रन कर दे 2-वे एनोवा 2 फैक्टर्स के लिए। ठीक है, ये टिल्डा कहलाता है, ये वाला साइन टिल्डा कहलाता है। जैसे आप रन करेंगे तो एक नई डेटा सेट क्रिएट हो जाएगा एनोवा 2 नाम से, ये आ गया यहाँ पे, जिसमें आपका एनोवा का डेटा फीड हो गया। अब जैसे आप समरी रन करेंगे, ये आ गया एनोवा का, यहाँ पे भी सेम एज बाय 3.5 e रेज टू द पावर -6 और रेज टू द पावर -6। और एक चीज और अच्छी बात है कि ये 3 स्टार शो कर रहा है ना, ये नीचे बता भी रहा है सिग्निफिकेंस कोड, मतलब ये वेरी सिग्निफिकेंट आता है। 2 स्टार मतलब अगर आपको इतना भी याद नहीं है कि कौन सा है तो ये बता रहा है कि वेरी सिग्निफिकेंट है, अगर कुछ नहीं लिखा तो नॉट सिग्निफिकेंट है। ये देखो ये 99% पे एक्सेप्ट हो जाएगा, 2 स्टार है तो 99% पे भी डेटा एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब अगर 99 कॉन्फिडेंस लेवल दिया है तो भी डेटा एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर सिंगल अपन ने जो करना है वो पता है डॉट वाला है, तो उससे तो ऊपर ही है 3 स्टार, तो इसका मतलब वेरी सिग्निफिकेंट, मतलब बता रहा हूँ कि अगर उतना भी याद नहीं है तो ये नीचे से भी उसने टेबल बना रखी हुई है, तो वेरी सिग्निफिकेंट क्योंकि डेटा बहुत छोटा है, तो 0.05 से बहुत छोटा डेटा है, तो नल हाइपोथेसिस एग्जैक्टली, नल हाइपोथेसिस मतलब चारों की वैल्यू, ना चारों सब्जेक्ट की ना पांचों बच्चे की इक्वल लगेगी। अब अपन इसमें रन करेंगे पोस्ट हॉक एनालिसिस। ठीक, तो ये पोस्ट हॉक एनालिसिस का 2 की HSV एनोवा 2 जिसमें एनोवा का डेटा फीड है उसको यहाँ पे कॉल करेंगे और इसको रन कर देंगे। ये आ गया, मेरे से रिमूव हो गया डेटा, ये आ गया। पहले स्टूडेंट का देखते हैं, स्टूडेंट को कौन कौन सा डेटा सिग्निफिकेंट है बताइए। एक तो ये वाला सिग्निफिकेंट है, ये क्योंकि 0.05 से ज्यादा वैल्यू है, नॉट सिग्निफिकेंट है, पहले बोलो नॉट सिग्निफिकेंट है, मतलब यहाँ पे नल हाइपोथेसिस ट्रू है, यहाँ नल हाइपोथेसिस ट्रू है, ये भी नल हाइपोथेसिस ट्रू है, ये रिजेक्टेड है, और ये एक्सेप्टेड है, और ये एक्सेप्टेड है। 4 नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है, तो कौन कौन सी है? AC, EA, EB और EC। तो अपन क्या कह सकते हैं, ये तो समझ में आ रहा है CA का इक्वल है, AE का इक्वल है, E का, हाँ एक्चुअल में इसमें ये भी है कि आप बिल्कुल इक्वल नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते कि म्यू A इक्वल्स टू म्यू B इक्वल्स टू म्यू C इक्वल्स टू म्यू, ये नहीं लिख सकते। एक्चुअल में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा कि जैसे CA का इक्वल है और EA का इक्वल है, तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि C, क्योंकि C और E का रिजेक्ट हो गया होगा, नहीं CE का भी रिजेक्ट एक्सेप्टेड है। ठीक है, B को छोड़ के आप बाकी 3 लिख सकते हो, बाकी 3 का आप लिख सकते हो, मतलब आप ये लिख सकते हो म्यू A इक्वल्स टू म्यू C इक्वल्स टू म्यू E, पर आप देखो B का इसमें एक्सेप्ट नहीं हुआ है, E B का इक्वल है, ये आप ये तो लिख सकते हो अलग से कि म्यू B का म्यू E का सेम है, बट ये इसके इक्विवेलेंट नहीं कर सकते। इतनी सी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब सेम अपन देखेंगे सब्जेक्ट्स के लिए, बस इससे क्या पता चला आपको
इससे समझ में क्या है कि 3 बच्चों का लगभग इक्वल मार्क्स है। ये लोग टू स्टैंडर्ड डेविएशन पे लगभग, आप कुछ डाउट है? मतलब 3 बच्चों के ए, सी और ई के लगभग इक्वल मार्क्स है 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे, ठीक है। और बीई के भी इक्विवेलेंट है, बट बी को इधर नहीं रख सकते क्योंकि बाकी दो से नहीं पास हुआ है, 2 सैंपल टी टेस्ट ही है, ठीक है। तो अब अपन बाकी देखते हैं, नीचे वाली वैल्यू देखते हैं, सब्जेक्ट्स वाले देखते हैं। अच्छा, मेरे पास से बहुत मार्मिक वजह दिखते ही उधर भी कुछ आ रहा है। मैं ये भी भूल जाता हूँ तो मेरे लैपटॉप पे चल रहा है। लास्ट और देखना है, फिर अपन लास्ट पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन सा डेटा इनसिग्निफिकेंट है? एक तो ये वाला है, और 0.05 से ये भी है, और 0.0 बस दो ही है सर, दो ही है ना, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया? इसका मतलब ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के इक्वल है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के इक्वल है, और इसकी देखो सिग्निफिकेंस वैल्यू इससे ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का मींस ज्यादा पास है एज कंपैरिजन टू सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स का, उसका 0.07 है, इसका 0.11 है, तो वैल्यू कौन सी पड़ी हुई? 0.11। इसलिए देखो अब ये ज्यादा पास है और सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स का ज्यादा दूर है। अगर इसको ड्रॉ करोगे ना यहाँ पर तो थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है, ये भी पी वैल्यू से पता चल जाता है, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा सा इसको ज्यादा डेटा करते रहोगे तो पी वैल्यू से ही सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात अपन क्लियर हो गई। हाँ, किसी को डाउट है? इसका मतलब है कि अगर अपन 2 सैंपल टी टेस्ट ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के लिए रन करेंगे तो नल हाइपोथेसिस ही ट्रू होगी, अल्टरनेटिव नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक अपन क्लास खत्म करते हैं। अब अपन रेप्लिकेशन वाला पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, टू वे अनुभव और कोरिलेशन स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गया आपको पूरा? कुछ भी नहीं आया? तो आप पूछ लेते हैं ना, समझ में आया। काफी, तो वो तो जरूरी है, बिना लैपटॉप के नहीं समझ जाएगा। बाकी लोग को समझ में आ गया? बाकी किसी को कोई डाउट है?